आपका जो भी एम है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसमें उसको एक लक्ष्य बनाकर, एक सेंट्रल फोकल पॉइंट बनाकर अपनी पूरी मेहनत लगाइए। साथ साथ में मेहनत के साथ एक स्ट्रैटेजी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि सिर्फ मेहनत भी कई बार काफ़ी नहीं होती है। उसके बाद भी अगर 100% देने के बाद भी अगर आपको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो भी मुझे लगता है निराश होने की बात नहीं है। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप आप चेंज ला सकते हैं या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो ढूंढने की आवश्यकता है। और जो भी होता है एक कारण की वजह से ही होता है, तो कभी हमेशा एक सकारात्मक सोच लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बता दूं दोस्तों, श्रुति मैम हैं, जिन्होंने इस बार 2021 यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक बनाई है। सबसे पहले आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। मैंने ये भी सुना है कि आपकी जो मदर थी, उनको भी कहीं ना कहीं अपने वक्त में एक था कि नहीं IAS बने, और कोशिश भी उन्होंने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेकिन उनसे नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने सपने आप में देखे और उसको पूरा करने की कोशिश की। तो इसके बारे में बताइए कुछ। मेरी मम्मी ग्रामीण परिवेश से थी। मेरी नानी हमने अकेले ही उनको बड़ा किया। मेरे नाना जी बहुत मम्मी देख नहीं पाई थी मेरे नाना जी को। तो मेरी मम्मी हमेशा पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने मेडिकल का एग्ज़ाम भी वो पास किया था, पर बहुत दूर जाना था तो नानी उनको भेज नहीं पाई थी। ऐसे ही उन्होंने IAS का एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरा था, पर वो दे नहीं पाई थी क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस थे। तो उन्होंने कभी मुझे ये प्रेशराइज़ तो नहीं किया कि मुझे IAS ही बनना है और वो सपना पूरा करना है, पर हमेशा वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया, जो शायद उनको अपने बचपन में नहीं मिल पाया था बहुत सारी चीज़ों के कारण। तो मतलब अगर ये माने कि आपकी इस कामयाबी में कुछ जो होता है ना कंट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, वो वहाँ से भी मिला हो? हाँ जी ज़रूर। परिवार का हमेशा मोटिवेशन रहा है, मम्मी का, पापा का, नानी का, और घर में जो बड़े थे, दादी दादा, जो अब नहीं रहे हैं, पर हमेशा सब लोगों का सपोर्ट रहा है। मैम, एक चीज़ और मैं जानने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि ये सेकंड अटेम्प्ट था मैम आपका? हाँ जी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ मैम? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था कि फॉर्म में कुछ एरर हो गया था, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हिंदी मीडियम हो गया था इंग्लिश से मेंस एग्जामिनेशन में। तो मुझे सारे जो GS और SC के पेपर थे वो हिंदी में लिखने पड़े थे। वो 2 महीने का सिर्फ समय था। तो इस कारण मैंने काफ़ी मेहनत की थी उस समय। ये नहीं सोचा कि चलो हिंदी में आ गया तो छोड़ दो, पर उसके बाद भी 1 मार्क से रह गया था इंटरव्यू कॉल। तो ये हुआ। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट को फॉर्म भरने वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, राइट? हाँ जी। ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे अभी भी नहीं पता कैसे हुआ, पर हाँ मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी फॉर्म भरें तो उनको 2-3 बार चेक करें, 1-2 और लोगों से चेक करवाएं, और एक सेव करके भी रखें कॉपी, जिससे आपको ऐसी गलतियाँ ना हों। तो इस बार क्या क्या मैम जादू आपने, किस तरह की जादू की जो झड़ी आपने घुमाई, और मतलब क्लियर करना है यूपीएससी इटसेल्फ, और मैम रैंक 1 पे आ गए मैम, ऐसा क्या किया आपने? ऐसी कोई जादू की झड़ी तो नहीं थी, और नहीं ये पता होता है पहले से कि रैंक 1 आएगी, पर वही जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को मैंने अपनाने की कोशिश की अपने शेड्यूल में। चाहे वो नोट मेकिंग हो, चाहे वो रेगुलर प्रैक्टिस हो आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग को और हर बार कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो मैंने कोशिश की। बाकी टॉपर्स की आंसर शीट्स में देखती रहती थी। तो यही सब प्रैक्टिस, रिविजन, शायद यही काम कर गया। अच्छा, सो एक चीज़ मुझे ये भी पता चला कि जब इंटरव्यू आप देके निकली थी यूपीएससी भवन से, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इंटरव्यू, और आप कुछ मतलब क्राई भी करने लगी, रोने लगी थी कि मतलब कैसा गया इंटरव्यू, मतलब ऐसा क्या हुआ था मैम इंटरव्यू में? इंटरव्यू में एक्चुअली शायद ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था, पर क्योंकि मुझे शायद एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, मुझे लगता था कि इंटरव्यू मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी अच्छे मुझे कमेंट्स और वो मिले थे बाकी जो टीचर्स थे मॉक इंटरव्यू में, तो उस हिसाब से मुझे लगा था फाइनल इंटरव्यू उस प्रकार का नहीं हुआ था। ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आते थे, तो इस कारण मुझे लगा था कि बेहतर हो सकता था। तो रैंक का मुझे लगा था शायद अच्छी रैंक ना आ पाए, अच्छे मार्क्स ना आ पाए। अच्छा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, एक हर इंटरव्यू की भी तैयारी एस्पिरेंट करते हैं, तो उस हिसाब ने तैयारी की, लेकिन कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आ गए, मतलब किस तरह के क्वेश्चन? तो उन्होंने पूछा था 1812 में कोई वॉर हुआ था ब्रिटिश से रिलेटेड, तो वॉशिंगटन हाउस उस समय बर्न किया गया था। फिर लॉर्ड मेयो के असैसिनेशन के बारे में पूछा था, कहाँ और कैसे हुआ, तो वो मुझे नहीं पता था। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था कंटिन्यूस वॉयज का वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक NIA के अमेंडमेंट्स पूछे थे जो मुझे उस समय नहीं याद आ रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस मैंने कई जगह नो 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 बोला, तो वो जो बाकी प्रश्न थे उसमें ऐसा लगा कि अच्छा वो कम प्रश्न रहे जिनको मैं ढंग से उत्तर दे पाई। मतलब आप ऑनेस्टी से नो बता दिया, मतलब जहाँ पे नहीं आपको पता था। तो ये जो आपकी एक्सपीरियंस रही थी इंटरव्यू की, इसके हिसाब से आप
एस्पिरेंट्स को क्या समझाना चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उनकी? इंटरव्यू के लिए मैं यही कहती हूँ कि हम फाइनल इंटरव्यू जो भी हो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कई वो फैक्चुअल हो सकता है, कई बार वो कॉन्वर्सेशनल हो सकता है। तो मेन तो यही है कि अपने काम माइंड को बनाकर रखें, नर्वस ना हो बिल्कुल भी। मैं इमीडिएटली मेंस के बाद मैंने बहुत गैप भी ले लिया था। और मेरा इंटरव्यू बाय चांस रिजल्ट के बहुत शुरू के 2-3 दिन में ही था, तो उस समय मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया था। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मेंस के बाद आप थोड़ा गैप लें, 1-2 हफ्ते का गैप लें, मज़े करें, उसके बाद फिर थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, जो मैंने नहीं की थी शायद। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। सो मैम, हाउ डेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल, मीन्स इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डेफ कितना इंपॉर्टेंट होता है एस्पिरेंट के लिए? डैफ आई थिंक आधी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, कि अपने पेरेंट्स, अपना होम स्टेट, वो सारी चीज़ें तो रहती हैं। उसके अलावा जो डैफ में भरा जाता है, हॉबीज़ हो गई, या आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पोजीशंस ऑफ लीडरशिप, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बाद में इंटरव्यू में पूछी भी जा सकती हैं। तो वो थोड़ा अच्छे से भरना चाहिए। मुझे लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हॉबीज़ आप बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो आप ढंग से उनको आंसर नहीं कर पाएंगे फाइनल इंटरव्यू में। मैम, आपको कोरोना हो गया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और मैम की तबीयत ख़राब हुई, और उस सिचुएशन में दोस्तों पढ़ाई तो हो नहीं पाती है। तो मैम, उस ट्रॉमा से आप कैसे बाहर निकली और किस तरह से अपने आप को संभाला, और मतलब जिसकी वजह से मतलब रिजल्ट बता रही है कि आपने किस तरह से क्या किया होगा, किस तरह संभाला आपको, और आप इस पोजीशन पे आई, एक अच्छी रिजल्ट आप हुई। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और किस तरह आपने आपको अपने संभाला उस टाइम? संभालना एक ज़रूरत थी, क्योंकि आप 2 ही ऑप्शन थे कि या तो आप नहीं लिखो मेंस, या फिर आप जिस तरह से भी कर सकते हो अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए, दवाई खाते खाते, साथ साथ में अपने आप को बताना था कि अच्छा बस 3 दिन और हैं, बस 4 दिन और हैं, कि आप इतने इसमें जोर लगा दो, बाकी फिर आप रेस्ट कर सकते हो। तो वही काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था। जैसे मेन से पहले 2-3 मेन से जो ऑप्शनल पेपर थे, उससे 4-5 दिन में काफ़ी फीवर हो गया था, 2-3 दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। तो वो प्रेशर तो थे ही, मेंटल प्रेशर, पर थोड़ा पेरेंटल सपोर्ट भी था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था। तो उसी के साथ, उसी को दिमाग में रखते हुए, अपने एम को दिमाग में रखते हुए पढ़ाई में ध्यान लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, उसके बाद जो आपने इस बार दिया, तो आप किस तरह से अपने आप को देख रही थी रिजल्ट को लेके, कि किस तरह रिजल्ट होगी बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू? मेंस में सेटिस्फाइड थी कि जितना मैं शायद लिख सकती थी मैंने लिखा था। इंटरव्यू में इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे कहीं ना कहीं था कि लिस्ट में मुझे उम्मीद थी नाम आने की, इतनी हाई रैंक आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये था कि मुझे एग्ज़ाम फिर से ना देना पड़े। उम्मीद ये थी कि टॉप 100 में आ जाए, या तो IAS या IFS मिल जाए, तो फिर से एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो यही उम्मीद थी। पर कैसा लगा था मैम उस टाइम? ऑब्वियसली वो मोमेंट बहुत अलग होता है। तो किस तरह का माहौल था मैम उस वक्त घर में आपका और फैमिली के साथ? बहुत अच्छा, बहुत खुशी थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड था जो भी हुआ था। घर वाले, मम्मी पापा और नानी बहुत खुश थे, तो उनके चेहरे पर खुशी देखकर बहुत एक सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ था। मैम, अब एकेडमिक में आता हूँ। आप एकेडमिक में बताइए, ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट की, उसके बाद आप JNU में भी पढ़ी हैं, इन सब बारे में बताइए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की थी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। उसके बाद मैंने MA के लिए JNU में मैं गई थी, मॉडर्न हिस्ट्री में MA के लिए। वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अच्छा। क्योंकि उस समय मैंने अपना ये डिसीजन लिया था कि मैं कंप्लीटली अपना फुल टाइम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को दूंगी। उसका जामिया कब आई आप? जामिया भी मैं उसी दौरान, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है, तो पापा ने कहीं पर इसका इश्तिहार देखा था, तो उसके थ्रू फिर उन्होंने बोला कि ये एग्ज़ाम देकर आओ। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर तब तक मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर है ऐसा कुछ कोचिंग एकेडमी जो गवर्नमेंट फंडेड है। पर यहाँ पर आई, फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी और दोस्त बने जिनके साथ स्टडी ग्रुप बना हमारा, तो ये जामिया का फिर। सो आप अपनी सक्सेस में जामिया आर्ट्स की क्या कंट्रीब्यूशन देखती हैं? हाँ, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो है जामिया की, वो बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है। टीचर्स तो हैं ही, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो एक स्टूडेंट कम्युनिटी मुझे यहाँ पर मिली, पीयर ग्रुप है, सेल्फ ग्रुप स्टडी का जो माहौल यहाँ पर मिला। आसपास हम डिस्कशन करते रहते थे, अगर चाय पर भी जाते थे तो भी उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कशन करते थे। तो ये एक एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी था। सो मैम, एक जनरल क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिमोट लोकेशन रहते हैं, डेली नहीं आ पाते, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कोचिंग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो क्या इस कंडीशन में कोई एस्पिरेंट घर से प्रिपरेशन कर सकता है सेल्फ स्टडी UPSC की? आपकी क्या राय है?
हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि कर सकते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं सोचती, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हुए हैं जो हर साल जो दिल्ली में नहीं रहते, अपने टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, इवन रूरल बैकग्राउंड में रहते हैं, जो क्लियर करते हैं एग्जाम को। इसका कारण ये भी है कि आजकल वो जो एक रीच है वो ऑनलाइन माध्यम से लोगों पर पहुँच रही है। गाइडेंस और मेंटोरशिप जो है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई है। तो वही बेसिक किताबें फॉलो करके मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके और एक एम दिमाग में रखकर कुछ भी संभव है। मैम, ये वीडियो काफ़ी बच्चे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में स्ट्रेटजी को लेकर, जैसे आपने स्ट्रेटजी की बात की, मैं शुरुआत करता हूँ प्रीलिम्स में किस तरह की स्ट्रेटजी थी और आपने कौन कौन सी बुक रेफर की थी जनरल स्टडीज़ के लिए? प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वही बेसिक किताबें। आई थिंक मेंस प्रीलिम्स का ऐसा कुछ अलग अलग पढ़ाई नहीं होती, इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती है। थोड़ा थोड़ा 1-2 महीने पहले उससे थोड़ा चेंज आप कर लेते हो मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से। तो वही जो बेसिक किताबें हैं, एनसीईआरटी हैं, लक्ष्मीकांत है, 1-2 और कुछ अगर नोट्स किसी सब्जेक्ट के मिलते हैं, तो वही मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो की। मैम, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो कौन सी बुक आपने रेफर की और साइंस टेक के लिए? मैंने कोई एक बुक नहीं रेफ़र की थी इकोनॉमिक्स के लिए। नोट्स जो अवेलेबल थे, यहीं पर एक जुल्फ़िकार सर पढ़ाते थे, तो उनके नोट्स सर्कुलेट होते थे। वो भी मैंने क्लासेस नहीं अटेंड की थी, नोट्स सर्कुलेट होते थे, तो वो मैं नोट्स ही उनसे पढ़ती थी। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था तो यूट्यूब से देख लेती थी, ऐसी चीज़ें कर लेती थी। मैम, ये जो नोट्स बनाने का मामला होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको नोट्स बनाना बहुत ही टफ लगता है, तो आपकी राय में क्या नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और कब से बनाना चाहिए स्टूडेंट को? आई थिंक ये भी एक पर्सनल एक डिसीजन होता है। कुछ लोग नोट्स से पढ़ पाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग बिना नोट्स के भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मुझे थोड़ा नोट्स बनाना, कुछ चीज़ों का, सारी चीज़ों के मैं भी नोट्स नहीं बनाती थी, पर जिन चीज़ों के मतलब मुझे करंट अफेयर्स बेस्ड या सिलेबस बेस्ड जो चीज़ें मुझे किताबों में नहीं मिल रही हैं, उनके नोट्स बनाना मुझे हेल्पफुल लगा। और ये नोट्स बनाने की जो प्रक्रिया है, ये थोड़ी शुरू से ही शुरुआत हो जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि एंड में आपके पास समय नहीं होता है, रिवीजन करना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है। तो थोड़ा शुरू से ही अगर किया जाए तो बेहतर है। मैम, एनसीईआरटी को कैसे देखती हैं? एनसीईआरटीज आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द बेस या फाउंडेशन जो है आपका प्रिपरेशन का। और जैसे कि आपने कहा कि हर जगह लोगों को अवेलेबल है, चाहे आप रूरल एरिया में हो, सिटी में हो। तो जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं सिर्फ और मेरी किताब ही कोई नहीं रेफर की थी, बस 11th और 12th की एनसीईआरटीज ही रेफर की थी। ऐसे ही हिस्ट्री के लिए कई लोग जो हैं, स्पेक्ट्रम तो रहती है, उसके अलावा आर्य शर्मा, सतीश चंद्र, जो कि इनिशियली एनसीईआरटीज ही थी, ओल्ड एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज एक बेस और सिंपल भाषा में आपको कॉन्सेप्ट समझाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मैम, काफ़ी टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, इस बार ज़्यादा मतलब देख रहा हूँ कि सारे जो टॉपर्स हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आपकी राय में इसको कैसे देखना चाहिए स्टूडेंट को? हाँ जी, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, और साथ साथ में सिलेबस, ये तीन मतलब ये जो चीज़ें रहती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस, ये गाइड की तरह एक्ट करती हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये काफ़ी अहमियत रखता है। मैम, कितने साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने चाहिए एस्पिरेंट को? वो डिपेंड करता है कि आपके पास अभी कितना समय है, आपका ये पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है। पर जैसे प्रीलिम्स के लिए मैं पिछले 3-4 साल के पेपर जो है पूरे करती थी, और उससे पहले 10-15 साल के थीम बेस्ड करती थी। ऐसे ही मेंस के लिए भी ऐसा कोई फिक्स्ड ईयर नहीं था, थीम बेस्ड जो मुझे क्वेश्चंस दिखते थे वो मैं उसको लिखने की कोशिश करती थी। मैम, स्ट्रेटेजी की बात करें तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो टॉपर्स को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो एक शॉर्ट में आपके हिसाब से बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए एज एस्पिरेंट्स को, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक स्ट्रैटेजी, जैसे आपने कहा, स्ट्रैटेजी हर किसी की अपनी अलग होती है। मैंने भी ऐसे कोई किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ऐसे फॉलो नहीं किया था कि हाँ, तो वो मेरी ही स्ट्रैटेजी तो जो मेरे लिए काम करती थी। तो सबसे पहले तो यही आई थिंक अपना खुद का शेड्यूल अपने बेसिस पर बनाएं, जिस तरह से आप पढ़ते हैं। अगर आप सुबह उठकर अच्छे से पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, वो खुद आपको किसी से कॉपी नहीं करना चाहिए। पर कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो फॉलो करनी चाहिए, वो है सिलेबस और को ध्यान में रखना, सिलेबस को एक सेंट्रल पॉइंट पर रखना। ये नहीं कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी किताबों और नोट्स को पढ़ना। दूसरा, रिवीजन, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई किताब और बहुत सारा वाइड एक्सपेंस पढ़ने से याद नहीं रहती हैं चीज़ें। थोड़े कम सोर्स को बार बार पढ़ने से चीज़ें याद रहती हैं, तो रिवीजन। और तीसरा, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस चाहे प्रीलिम से पहले आप टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, या मेन से पहले आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ें कुछ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। मैम, आपका टाइम टेबल क्या था पढ़ाई का? लोग कहते हैं ना कि 15 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे देने चाहिए, मतलब ये क्या लॉजिकल सही लगता है? और आपका टाइम टेबल क्या था मैम?
कुछ लोग जिनके लिए लॉजिकल है उनके लिए होगा, पर मतलब मुझे ये काम नहीं करता था। मैं इनफैक्ट इतना ज़्यादा मेरा बहुत क्योंकि मेरे एक तो मेरी तैयारी भी थोड़ी 2-3 साल लंबी चली है, तो 15 घंटे और ऐसे तो घंटे मैंने नहीं पढ़े हैं। क्या मेन से पहले होता था, मेन से पहले आप लगातार पढ़ रहे होते, तो उस समय आप घंटे काउंट भी नहीं करते हैं कि आप बस उठते हैं खाने के लिए, फिर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, तो वो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई होती है। पर मैं टॉपिक वाइज अपने जो है टारगेट्स रखती थी कि ये मुझे ख़त्म करना है, ये ख़त्म करना है। अगर वो मेरे 3 घंटे में भी हो रहा है तो मैं उसके बाद फिर ब्रेक ले लेती थी, फिर वापस शाम को आ जाती थी। तो अगर मेरा मन नहीं कर रहा होता था पढ़ने का, मेरी प्रोडक्टिविटी मुझे लग रहा है कम हो रही है, तो उस समय मैं बिल्कुल छोड़ देती थी पढ़ना। पर जब पढ़ती थी तो मैं फिर मतलब एकाग्रता के साथ पढ़ती। मैम, जैसे आपने मॉक इंटरव्यू की बात की, उसी तरह टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? टेस्ट सीरीज जी वही, जैसे प्रैक्टिस या अभ्यास जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चाहे आप खुद लिख रहे हो या फिर आप टेस्ट सीरीज कोई फॉलो कर रहे हो, टेस्ट सीरीज में एडवांटेज रहता है मेंस के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको थोड़ा फीडबैक भी मिल जाता है। कि अगर आप खुद लिख रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता आप अच्छा लिख रहे हैं बुरा लिख रहे हैं, तो फीडबैक का टेस्ट सीरीज में मुझे लगता है इंपॉर्टेंस रहती है। मैम, आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए जब आप फाइनली एग्जाम में लिख रहे हैं? तो उसका फॉर्मेट जो होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ओवरऑल होती है, तो बहुत सारे बच्चों को आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है। तो आपके हिसाब से आप क्या स्ट्रेटेजी थी, आपका क्या अप्रोच था आंसर राइटिंग को लेके? आई थिंक आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार आपके पास कंटेंट सारा होता है, पर क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है फाइनल एग्जामिनेशन में, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना एक अच्छे आंसर में 6-7 मिनट में वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करने की ही कोशिश की थी कि एक अच्छा कैची या फिर इंफॉर्मेटिव जो आपका इंट्रोडक्शन हो। दूसरा एक मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप वही आंसर कर रहे हो, ये नहीं कि आप सिर्फ की टर्म लिखकर आप उसके बारे में जो भी जानते हो वो लिख रहे हो। तो आंसर करना, फिर धीरे धीरे मैंने वो स्ट्रक्चरिंग पर भी काम किया था कि किस तरह से उसको और सुंदर या स्ट्रक्चर्ड बनाया जा सकता है। पॉइंट वाइज ज़्यादा पॉइंट्स आप लिख रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो चीज़ों को, जहाँ पर आप थोड़ा डाइवर्सिटी ला सकते हो, आप फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, थोड़े मैप्स यूज़ कर रहे हो, तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो मतलब आपने बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी यूज़ किए थे, पैराग्राफ, मतलब किस तरह से किया था? मैं क्योंकि शुरू में ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट थी तो मैं पैराग्राफ्स में लिखती थी, पर मुझे लगा था कि मैं पॉइंट्स कम लिख पा रही हूँ, तो मैंने फिर धीरे जो फाइनल एग्जामिनेशन में मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं पॉइंट वाइज ही लिख। मैम, अभी प्रीलिम्स हुई थी, तो वंस अगेन यूपीएससी ने जो सी सेट का क्वेश्चन है मैम, वो फिर से ऐसा था कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं निकल पाए। तो मैम, सी सेट के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं एस्पिरेंट को? सी सेट के लिए किस तरह प्रिपरेशन करें, उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, सी सेट स्पेशली पिछले 2-3 साल में हर साल टफ होता जा रहा है। तो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा इशू नहीं आया था सी सेट में, दोनों बार मेरे ठीक मार्क्स आए। बट उसके लिए मैं एटलीस्ट 1-1.5 महीने पहले मैं उसकी तैयारी करती थी कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे टॉपिक वाइज, जैसे नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, अच्छा। तो उसको मैं यूट्यूब वीडियोज़, मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी, पर मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी नंबर सिस्टम से। तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक आया, एक क्वेश्चन है, तो उसको पॉज करके मैं खुद सॉल्व करती थी। अच्छा। और फिर देखती थी अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्ले करके उसका, तो मैं एक ऐसे टॉपिक वाइज फिर 6-7 जो इतने फॉर्मूले हैं वो एक कॉपी में लिख लेती थी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाती थी। तो एंड में 5-6 पेजेस ऑफ फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो जाते थे, उनको लास्ट डे में थोड़ा रिवाइज कर लेती थी। उसके अलावा आखिरी दिनों से थोड़े दिन पहले मैं पिछले 3-4 साल के पेपर जो हैं टाइम बाउंड मैनर में उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी कि कितने मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो वो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी। इंग्लिश में मुझे पर्सनली मेरा थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, पर फिर भी मुझे लगता है कि फाइनल एग्जाम में हमें ये देखना चाहिए कि क्या नहीं आ रहा है। अगर किसी में भी डाउट हो रहा है तो चाहे आपने उसमें 2 मिनट्स अपने खर्च किए हैं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी घातक हो जाती है। बहुत सही कहा मैम ने आपने। मैम, सिविल सर्विसेज आप टॉपर हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या है और कैडर क्या होने वाला है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही है, और फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कार्डर मैंने यूपी रखा है, उत्तर प्रदेश। बहुत मेहनत है, काम करना है। अच्छा मैम, अगर यूपीएससी आईएएस नहीं होता तो क्या होता है? एज ए मतलब सेकंड आपके करियर के लिए क्या आप सोच के रखे थे? शायद एकेडमिक्स में मेरा फोरे होता, या फिर डेवलपमेंट के किसी कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने एमए अपना सोशियोलॉजी में भी शुरू कर दिया था, तो उस एरिया में डेवलपमेंट या फिर टीचिंग या एकेडमिक्स में शायद मैं जाती। दोस्तों, मैम के बारे में बहुत कुछ आपको पता चल चुका है। कुछ और चीज़ें जो पर्सनल है मैं बात करूँ। मैम, हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है? और
मतलब किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है एज ए हॉबी? हॉबीज़ अकॉर्डिंग टू मेरा जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा था कि योगा करना मुझे पसंद है। उसके अलावा वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा, रीडिंग पोइट्री, कई बार मैं लिखती भी हूँ पोइट्री, तो यही चीज़ें मेरी हॉबीज़ हैं। मैम इस बार 3 जो टॉपर हैं वो लड़कियां हैं और हिस्ट्री इस बार एक नया इतिहास बना है, इसको कैसे देखती हैं आप? और जो होता है ना नारी शिक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट, उसको कैसे देखती हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, हर जगह हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और बहुत खुशी की बात है कि हम मतलब इस बार जो टॉप 3 ब्यूरोक्रेसी या फिर यूपीएससी के क्षेत्र में वो भी लड़कियां ही हैं। तो ये गर्व की बात है कि हम वो बस एक रिप्रेजेंटेटिव हैं उस चेंज का, बस एक इंडिकेटर है। वो चेंज हमें हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मैम लास्ट क्वेश्चन, आगे का क्या प्लान है? मतलब ऑब्वियसली आप लवास में आ जाएंगे, ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ तो सोचा होगा सिस्टम में, किस तरह का बदलाव लाएंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसा? अभी तो यही है कि जो भी मुझे कार्यभार दिया जाता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको अपनी फुल तरीके से अपनी तन मन लगाकर मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। इन टर्म्स ऑफ जो आपके सेक्टर्स जहाँ पर मैं काम करना पसंद करती हूँ वो भी बहुत है, पर वही एजुकेशन, विमेंस इश्यूज़, हेल्थ, वो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ मैं काम करती हूँ। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी एम है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उसमें उसको एक लक्ष्य बनाकर, एक सेंट्रल फोकल पॉइंट बनाकर अपनी पूरी मेहनत लगाइए। साथ साथ में मेहनत के साथ एक स्ट्रैटेजी अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि सिर्फ मेहनत भी कई बार काफ़ी नहीं होती है। उसके बाद भी अगर 100% देने के बाद भी अगर आपको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो भी मुझे लगता है निराश होने की बात नहीं है। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप आप चेंज ला सकते हैं या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो ढूंढने की आवश्यकता है। और जो भी होता है एक कारण की वजह से ही होता है, तो कभी हमेशा एक सकारात्मक सोच लेकर चलना चाहिए और दूसरों के प्रति एक काइंडनेस हमेशा रखनी चाहिए। तो यही मेरा संदेश रहेगा सभी से। मैम थैंक यू वेरी मच, और मैं दुआ करता हूँ इसी तरह आप मुस्कुराती रहें, और जो भी जिम्मेदारियाँ आपको मिलेगी, मुझे पता है मैम आप बहुत बाखूबी से उसको करेंगी, और अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।